एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम रियल नंबर्स की टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। सेट्स क्या होता है, हमारे नेचुरल नंबर, हमारे होल नंबर एंड हमारे अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट्स के बारे में। सेट्स के बारे में जैसे आपने पढ़ा ही हुआ है, सेट की हमारी जो डेफिनेशन होती है वो एक तरफ से वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट्स की। तो एक सेट हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, वैसे मैंने सेट की इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से बता रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको सेट की डेफिनेशन के बारे में डिटेल में जानना हो तो। ठीक है, अदरवाइज़ वैसे सिंपल ही है कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड यानी कि जब आप कोई चीज़ कलेक्ट करो तो उसमें सबके व्यूज़ क्या हो भाई, सेम हो, यानी कि सबका आंसर सेम आ रहा है, यानी कि वो डिफाइंड है कलेक्शन, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। अब हमने कुछ सेट के बारे में पढ़ा भी हुआ है, जैसे कि n हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, नेचुरल नंबर के लिए। w हमारा किस लिए किया जाता है, होल नंबर के लिए। z हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, इंटीजर्स के लिए। q हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, रैशनल नंबर के लिए। i हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, इरेशनल नंबर के लिए। और r हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, रियल नंबर के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस थी, ये कैपिटल N नेचुरल का, w होल का, z हमारा इंटीजर का, q हमारा रैशनल का, i हमारा इरेशनल का और r हमारा रियल नंबर का। तो देखो हमारे पास हमने इनको डिफाइन भी बताया है, जैसे कि n क्या है हमारा, w क्या है, z क्या है, q क्या है, i क्या है और r क्या है। अभी तो हमने इनके बारे में पढ़ा ना कि ये क्या होते हैं, जैसे कि नेचुरल। अब हमने ये पढ़ा नेचुरल नंबर है कौन कौन से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, यानी कि एक तरह से काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि 1 से हमने अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर दी और क्योंकि हमें नहीं मालूम कि काउंटिंग कहाँ फिनिश होती है तो वो नंबर अप टू चलते ही जाएंगे। इसी तरह से W यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर के अंदर एक और जीरो दे दो। भाई आप जैसे नेचुरल नंबर आपने 1 से स्टार्ट करे तो आप एक और एलिमेंट दे दो, वो कौन है, जीरो। तो यानी कि आप जो है जीरो से स्टार्ट कर दो तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर। तो देख लो ये ऊपर नेचुरल नंबर थे, मैंने इसको सिर्फ एक जीरो दिया तो ये क्या बन गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन। तो ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। फिर आया जेड क्या कहता है, जेड कहता है कि भाई मुझे जीरो भी चाहिए और मुझे काउंटिंग नंबर भी चाहिए और वो जो मेरी काउंटिंग नंबर थी ना उसके नेगेटिव भी चाहिए। तो एक तरफ से जो इंटीजर होता है वो क्या कहता है, जीरो प्लस में पॉजिटिव नंबर प्लस में नेगेटिव नंबर्स, ये सारा जब मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, जेड। यानी कि नंबर्स जैसे कि जीरो, काउंटिंग वाले 0 1 2 3 4 अप टू सोन, और साथ में वो जो हमने काउंटिंग लिखी थी उसका नेगेटिव भी, -1 -2 -3 -4 अप टू सोन। क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई गिनती कहाँ फिनिश होगी, ना इधर से पता है और ना ही इधर से पता है। तो ये जो हमारा कंप्लीट सेट है ये हमारा क्या कहलाता है, जेड। फिर उसके बाद आए रैशनल। भाई रैशनल कौन से होते हैं, अब मान लो हमें ज़रूरत हो 5.7 की, हमें ज़रूरत हो 2.3 की, तो क्या 2.3 ऊपर था ना, क्या माइनस का 1.5 था ना। तो क्यों क्या कहते हैं भाई, अगर मुझे पॉइंट वाले नंबर की ज़रूरत हो तो कहते हैं रैशनल नंबर के अंदर, जैसे कि हमने लिया p/q फॉर्म, रैशनल फॉर्म। मान लो अगर कोई कहता है कि मुझे 5/3 चाहिए, मुझे 3/2 चाहिए, तो ये वाले नंबर तो इन तीनों में से किसी के पास नहीं थे, तो ये कौन रखता है, q रखता है। q की क्या फॉर्म है, p/q फॉर्म है, जिसके अंदर की उसने ये बताया कि फॉर्म तो p/q की है लेकिन ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर का होना चाहिए और नीचे वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन नीचे वाली चीज़ कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो आपने पढ़ा ही है मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं होता अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो, क्योंकि अब देखो आप कह रहे थे ना भाई क्या हो, अगर क्या वो इंटीजर हो तो फिर क्या हो, तो फटाफट से जीरो ले लेगा इसको नॉट डिफाइंड दिखाने के लिए। तो स्पेसिफिक हमें मेंशन करना है कि भाई पी और क्यू इंटीजर तो है लेकिन क्यू को स्पेशली रोका गया है कि क्यू जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू को प्राइम का क्या मतलब है कि जब आप ऊपर पी और क्यू यहाँ पर दे रहे हो तो इनका जो कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होना चाहिए, 1। GCD क्या होना चाहिए, 1। जैसे कि मान लो आप क्या लिखते हो भाई, मैंने जैसे लिखा 4/8,
है ना। अब है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म, लेकिन ये बिल्कुल मतलब सही वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट अगर बनाना है, इसको ठीक बनाना है, तो आप कहोगे ना कि अब ये कटता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। तो ये है इसकी एक्यूरेट फॉर्म कि 1/2। तो वो यही कहना चाह रहा है कि देखो जब तक 4/8 लिखा हुआ था तो ये भी इंटीजर था, तो ये भी इंटीजर, लेकिन इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर था वो कौन था? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन था? 4 था। तो उन्होंने क्या बोला था? इसीलिए बोला था कि हमारा जो रैशनल फॉर्म होगी वो हमारे रैशनल नंबर क्या है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? कॉप्राइम होने चाहिए। कि हमारा जब हमारा कट के वो चीज़ आएगा तो उनमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 है। ये भी रैशनल नंबर, लेकिन बिल्कुल जो हमारा एग्जैक्ट रैशनल नंबर है वो कौन है? 1/2, यानी कि कट के आएगा। क्लियर होगी ये चीज़? तो पूरी डेफिनेशन यही कहती है कि उन दोनों के अंदर जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद आया आई कहते हैं कि उन नंबर्स की कलेक्शन जो कि रैशनल ना हो, है ना। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा √2, √3, √5, √7, छोटी क्लासेस में बताया जाता है। ये सारे हमारे कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कैसे पता चला भाई? जब हम √2 √3 की डेसिमल फॉर्म बनाते हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रही होती हैं वो ना तो रिपीट हो रही होती है और ना ही ख़त्म हो रही होती है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। कि ना तो हमारे डेसिमल के बाद जो डिजिट्स लिख रही हैं वो ना तो रिपीट हो रही हैं और ना ही ख़त्म हो रही हैं। तो वो वाली जो डेसिमल की फॉर्म होती है ना, वो कलेक्शन हमारी क्या कहलाती है? आई। यानी कि जिनको कि हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि वो नंबर्स के सेट जो कि रैशनल ना हो। फिर उसके बाद आया आर यानी कि हमने किसके लिए लिया था? रियल नंबर के लिए। रियल नंबर मतलब कि रैशनल भी हो जिनमें और इरेशनल भी हो। तो एक तरफ से पूरी नंबर लाइन जिसको मिल जाती है वो हमारी क्या होती है? रियल नंबर। अगर जैसे बीच में 0 है, 1 है, 2 है, तो आपको ये सारा पोर्शन मिला है, ठीक है, ये सारा और ये सारा। जैसे यहाँ माइनस के हैं तो ये नहीं कि खाली स्पेसिफिक 0 मिला, 1 मिला, 2 ना, सारा का सारा, ये सारा, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, कंप्लीट नंबर लाइन, दैट इज ऑफ अ रियल लाइन। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स हमारे क्या है? देखो कहता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसे कि हमारा क्या हो गया? एक सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। बिल्कुल नेम से क्लियर है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे इन्होंने नीचे 3-4 सेट दे रखे हैं, जैसे कि पहला लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 के। अब क्या नहीं गिन पा रहे हो भाई? गिन पा रहे हैं, साफ पता चल रहा है 8 ही एलिमेंट है। जैसे अब सेकेंड सेट इन्होंने लिया कि इसके अंदर जो कलेक्शन ले ली ABCDE, 5 एलिमेंट ले लिए। येस, दिस इज अ फाइनाइट सेट। एंड नेक्स्ट हमने लिया सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। x such that x belongs to natural number, x is equal to 2n and n is less than equal to 5। अगर मैं इसे ओपन करके देखूं तो एक तरफ से ये सेट जो है मेरा क्या कह रहा है कि इसमें x टाइप के एलिमेंट है जो कि कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल से। पर कौन से वाले नेचुरल? जो कि 2n के बराबर हैं और n क्या है जिसमें? 5 या 5 से छोटा है। ठीक है। यहाँ पर ना हमें एक और चीज़ मिलेगी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि उन्होंने n के बारे में भी स्पेशली बताना चाहिए कि n नेचुरल नंबर है। x तो अपने आप आ ही जाएगा, यहाँ पर n आएगा साथ में। ठीक है। अच्छा, आप बताओ, जब n नेचुरल नंबर होगा तो काउंटिंग डालो। अब n 5 पर रोकना और 5 से छोटे भी लेने हैं, तो जब मैं 1 डालूंगी तो 2 × 1 2, फिर उसके बाद 2 डालूंगी तो 2 × 2 4, फिर जब मैं n को 3 डालूंगी तो 2 × 3 6, फिर मैं 4 डालूंगी तो 8, फिर मैं 5 डालूंगी तो 10। आप क्या और डालने हैं? नहीं, क्योंकि उसने बोला था वो नेचुरल नंबर n की वो वैल्यू जो कि 5 है या 5 से कम है। तो मैंने 1 भी डाली, 2 भी डाली, 3 भी डाली, 4 भी डाली, 5 भी डाली और वो x की वैल्यू बन गई। तो दैट मीन्स दिस सेट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, यानी कि दैट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारी इनफाइनाइट सेट। तो नाम से क्लियर है भाई, एक सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट लिया 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब नहीं बता सकते भाई कितने एलिमेंट हैं, तो चलते ही जा रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। एंड इन द सेकेंड हमारे को देखो यहाँ 3 दे रखा, 2 दे रखा, 1 दे रखा, 0 दे रखा, -1 -2 -3। माइनस वाली तो काउंटिंग कहाँ तक जा रही है
वी डोंट नो, है ना. तो दैट मीन्स दिस सेट इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट थर्ड दे दिया, सीधा ही कह दिया कि भाई रियल नंबर का सेट. अब रियल नंबर का सेट मतलब कि जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन बनाओगे तो एक तरफ से तो ये सारे कि सारे दे दिए, रैशनल भी इरेशनल भी, 0 1 2 3, मतलब जो पूरी रियल लाइन है वो सारी की सारी, यानी कि अनगिनत नंबर हो गए कि जिनको कि हम नहीं गिन सकते. तो जो रियल नंबर का सेट है वो भी हमारा कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट है. वैसे भी अगर कोई नेचुरल नंबर का भी सेट पूछे तो वो भी मैं इनफाइनाइट कहूँगी. क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि काउंटिंग कहाँ ख़त्म होती है. भाई डब्ल्यू भी इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट सेट. इसी तरह से जो जेड है इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट सेट. इसी तरह से जो क्यू है वो भी इनफाइनाइट सेट है. इसी तरह से जो आई है इरेशनल का वो भी इनफाइनाइट सेट है. तो आर भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट. फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिंगलटन सेट. अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट. भाई जो सिर्फ एक ही एलिमेंट रखता है दैट मीन्स अ सिंगलटन सेट. यानी कि वैसे ही नाम से क्लियर है, सिंगलटन सेट यानी कि जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट रखता हो. जैसे कि अब देखो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने खाली 2 डाल दिया. यस, इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट विच इज़ ट्रू. एंड इन द सेकेंड पार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 17. तो एक तरह से बताना ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो कि 15 से बड़ा और 17 से छोटा है. भाई दैट इज 16, है ना. फिर आगे चलो थर्ड में तो ए ही डाल दिया. तो एक तरह से ये जो तीनों सेट हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सिंगलटन सेट को. फिर आगे चलो नेक्स्ट हमारा आया नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट. भाई तीनों का एक ही मतलब है. नल मैंने भी खा ली, वॉइड मैंने भी खा ली, एम्प्टी मैंने भी खा ली. तो भाई सीधी डेफिनेशन बन गई, एक सेट जो कि कोई एलिमेंट नहीं रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट. इसको खाली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, खाली फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अब इन्होंने एक सेट दिया और पूछा है कि बताओ ये सेट कैसा है. तो मैंने इसको रीड किया. कहते हैं वो एक्स जो कि होल नंबर से बिलोंग करते हैं. होल नंबर आपके माइंड में आ गए, 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन. कहते हैं लेकिन उसमें से वो वाले लेने हैं जो कि 0 से बड़े हों और 1 से छोटे हों. अब 0 से बड़े और 1 से छोटे, भाई ये कौन सा होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में 0 के बाद ही 1 आ जाता है. और इससे तो बोला 0 से बड़ा और 1 से छोटा. भाई ये कोई होल नंबर नहीं है. इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है वो क्या है, खाली है. चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, चाहे फिर आप खाली 5 बना दो. क्लियर. नेक्स्ट सेट आता है हमारा इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, भाई ए और बी हमारे दो सेट हैं, ठीक है. भाई कंपेयर करना है ना कि भाई इक्वल है या नहीं है. तो कहते हैं ए और बी को हमने इक्वल सेट कहना है अगर सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में होने चाहिए और बी के सारे ए में होने चाहिए. भाई सीधी सी बात है. भाई दो सेट को आप इक्वल चेक कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ए का सब कुछ बी में है और आप कह रहे हो बी का सब कुछ ए में है. तो फिर इक्वल ही तो हुए ना, क्योंकि ए वाले सारे बी में है, बी वाले सारे ए में है. तो दैट मीन्स यस बोथ आर इक्वल सेट. तो जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ए हमने क्या ले लिया 2 4 6 8 10, ठीक है. एंड बी वाला क्या है, 2 है, 6 है, 6 है, 6 है, 4 है, 4 है, 8 है, 10 है. यहाँ पर जब सेट में ये जब एलिमेंट को रिपीट करता है, रिपीट करे ना करे वो हमारे पास एक बार ही माना जाता है. तो एक तरफ से हमने ये देखा कि भाई 2 है, कहता है हाँ जी. 4 है, कहता है हाँ जी 4 है. फिर कहता है 6 है, हाँ जी. कहता है 8 है, हाँ जी. 10 है, हाँ जी. 2 है, हाँ जी. 6 है, हाँ जी. 6 है, हाँ जी. 6 है, हाँ जी. 4 है, हाँ जी. 4 है, हाँ जी. 8 है, हाँ जी. 10 है, हाँ जी. ये जो रिपीट हो रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं होता. उनको बस इतना मतलब होता है ये एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है. उनको रिपीट से कोई मतलब नहीं है. दैट मीन्स कि बोथ आर इक्वल सेट. इसी तरह से इन द सेकेंड एग्जाम्पल कि अगर हमने ए लिया 2 4 8 16 32 और ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो. कहता है एक्स सच दैट एक्स में 2 रेज़ टू पावर एन एलिमेंट है, लेकिन जो एन है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से. और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक देने हैं, 5 और 5 से छोटे छोटे. तो मतलब 1 से स्टार्ट करने हैं. मैंने यहाँ 1 डाला तो बताओ 2 की पावर 1, एक्स क्या बन गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2. तो इसका मतलब जो मेरा बी सेट है वो बन गया 2 पहले. फिर एन को 2 डाला 2 की पावर 2, हाँ जी 4. फिर 3 डाला 2 की पावर 3 8. फिर 4 डाला 2 की पावर 4 16. फिर 5 डाला 2 की पावर 5 32. हाँ जी यही नहीं था, 2 है 4 है 6 है 8 है 16 है 32 है. सॉरी 6 नहीं है, गलती से बोल दिया. 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है. 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है. येस बोथ आर इक्वल सेट बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए.
नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट में सबसे पहले ये कंडीशन होती है कि भाई दोनों को फाइनाइट होना ज़रूरी है। अब आप कहोगे भाई फाइनाइट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो यहाँ पर इनकी संख्या को गिनता है और संख्या गिनी ही उनकी जा सकती है जो कि फाइनाइट होंगे। दैट्स वाई सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको इक्विवेलेंट चेक करना है तो सबसे पहले दोनों क्या होने चाहिए, हमारे फाइनाइट सेट होने चाहिए। कहते हैं ए और बी को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे अगर ए के एलिमेंट की संख्या इक्वल है बी के एलिमेंट की संख्या से। तो इनको सिर्फ संख्या से मतलब है, अंदर एलिमेंट क्या यूज हो रहे हैं कोई मतलब नहीं है। जैसे कि देखो ए के अंदर इन्होंने लिया 1 2 3 4 5, बी के अंदर लिया इन्होंने 2 4 6 से 10। तो ए के एलिमेंट काउंट करें 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ए कितना हो गया इनका 5। बी के अंदर एलिमेंट काउंट किए 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 5। तो यस देखो संख्या बराबर है, जबकि एलिमेंट सेम नहीं है, उससे एलिमेंट सेम का कुछ कहा ही नहीं था, उससे तो बस ये कहा था कि भाई संख्या इक्वल होनी चाहिए, संख्या इक्वल है तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। फिर इसी तरह से ए दिया बी दिया, इसके 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो यस ये भी इक्विवेलेंट है। जैसे कि इक्वल का सिंबल हमारा क्या होता है, ये वाला होता है, तो इसी तरह से इक्विवेलेंट का सिंबल हमारा ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है इंटरवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है इंटरवल। चलो पढ़ते हैं। हमें इन्होंने बोला है कि दो ए और बी नंबर रियल नंबर हैं। ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। दैट मीन्स कि ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ये पॉइंट वाले हो सकते हैं, ये रैशनल हो सकते हैं, ये इरेशनल हो सकते हैं, नेचुरल, होल, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है रियल नंबर, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, मतलब नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल। ठीक है, कहता है अच्छा इन दोनों में से एक छोटा है। ठीक है, कह रहा है कि चलो ए को छोटा मान लो, ए बी से छोटा है। फिर कहते हैं द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए बी, ध्यान से पढ़ना, सेट जो कि क्या कंटेन करता है, ए और बी को कंटेन करता है, एंड ऑल रियल्स बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच के सारे रियल्स, ए को भी रख रहा है बी को भी रख रहा है, और ए और बी के बीच के सारे रियल्स को जो रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान से, इंटरवल में भी कौन से वाला, क्लोज्ड। कब, जब खुद ए भी मिलेगा खुद बी भी मिलेगा और ए से बी के बीच के भी सारे रियल्स मिलेंगे। और इसे किस तरीके से डिनोट किया जाता है, लाइक दैट, यानी कि इस तरह से पहले ब्रैकेट डालोगे, ठीक है, और उसके अंदर यूं ए और बी। अब नंबर लाइन पर भी शो करके दिखाया, इन्होंने एक नंबर लाइन बनाई, ए बनाया बी बनाया, भाई ए छोटा था तो लेफ्ट साइड पे बना दिया, बी बड़ा था तो राइट साइड पे बना दिया, बीच में देखो बिल्कुल ब्लैक ऐसे कलर कर रखा है, तो देखो ए पर भी अच्छे से डॉट भर रखे, बी पर भी, मतलब कि ए भी मिला बी भी मिला, ए से बीच के बीच में सारे के सारे रियल्स नंबर हमें मिले हैं। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी। आगे मैंने पढ़ा, कहते हैं कि द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑल रियल्स बिटवीन ए एंड बी, लेकिन कहते हैं जो सेट सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच के सारे रियल्स लेता है, ध्यान से, ए और बी के बीच के सारे रियल्स लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो आपने एक चीज़ नोट करी, इसने ये नहीं बोला ना कि ए को भी रखे बी को भी रखे, नो, इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, ए और बी के बीच के सारे रियल्स, मतलब ना तो ए मिला ना तो बी मिला, सिर्फ और सिर्फ इसे क्या मिला है, ए और बी के बीच के रियल्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, लाइक दैट, यानी कि ऐसे ब्रैकेट डालो और ए कॉमा बी, वहाँ ऐसे ब्रैकेट थी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट है, क्लियर होगी, ओपन ब्रैकेट होगी, पैरेंथेसिस में हो गई, और ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट हो गई। ठीक है, आप देखो जब हमने नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन में बनाकर हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, ए पर और बी पर देखो खाली रखा है, बी को भी खाली रखा है, और ये सारा फिल कर दिया। इसका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंटेशन बता रही है, भाई ना तो ए मिला है ना तो बी मिल रहा है, लेकिन ए से बी के बीच का सब मिला है, दैट इज आवर ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर हो गया। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दूँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये है मेरा 7 और ये है मेरा 10,
तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 7 भी मिला, 10 भी मिला और 7 से 10 के बीच के भी एलिमेंट मिले। पर अगर मैं आपको कहूँ कि 2 और 5, तो इसका मतलब ना तो 2 मिला ना ही 5 मिला। इस ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि 2 भी नहीं मिला, 5 भी नहीं मिला, पर 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट मिल गए। ठीक है, आगे देखो, उन्होंने एक रिमार्क दिया है, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। ध्यान से, हर इंटरवल इनफाइनाइट सेट है, लेकिन हर इनफाइनाइट सेट इंटरवल नहीं होता, नहीं होगा। मतलब कि उन्होंने ये बोला है कि भाई हर इंटरवल अगर आप चेक करो तो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब था भाई, जिनके एलिमेंट को हम नहीं गिन पा रहे हैं इनफाइनाइट है। तो यस, अगर आप इसके पास जाओ तो आप पूछे जाए कि 7 और 10 के बीच के एलिमेंट संख्या बता दोगे, भाई बिल्कुल नहीं बता सकते। 7 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है और 7 से लेकर 10 के बीच में जितने भी रियल्स है भाई मैं गिन ही नहीं सकती, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने आपको क्या कहा, पर हर इनफाइनाइट सेट इंटरवल नहीं होता। बिल्कुल, ये देख लो भाई, ये थर्ड एग्जाम्पल जो लिया है, अब ये जो सेट है, ये सेट कैसा है, थर्ड नंबर वाला, भाई ये इनफाइनाइट सेट तो है, पर क्या ये इंटरवल है, नहीं। इंटरवल तो क्या कहता था भाई, 2 नंबर लो, 2 रियल नंबर लो, वो भी मिलेंगे और उनके बीच के सारे रियल्स मिलेंगे। क्या कहीं यहाँ पर ऐसा है, ये तो सेपरेटली एलिमेंट है। हाँ चलो, ओपन इंटरवल भी ले लो तो आपको वो 2 एलिमेंट नहीं मिलेंगे, पहला और आखिरी, बीच का मिलेगा। तो क्या ऐसा है इसमें, नहीं। बट ये इनफाइनाइट सेट है, तो उसने बता दिया कि भाई देख लो, जो इंटरवल है वो इनफाइनाइट सेट है, इंटरवल है वो इनफाइनाइट सेट है, लेकिन जो इनफाइनाइट सेट है वो इंटरवल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन पर आओ। व्हाट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है, नाम से क्लियर है कि भाई आप ए और बी के बीच में कंपेयर कर रहे हो, अगर आपको ए को सबसेट कहना है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होनी चाहिए। जैसे कि देखो, इफ ए एंड बी बी 2 सेट, ठीक है, 2 सेट ले लिए। कहते हैं अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सिंबल है ये सिंबल है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब ये है कि भाई ए और बी इक्वल भी तो हो सकते हैं और ए छोटा भी हो सकता है। क्यों, आप कहोगे कैसे, क्योंकि मैंने तो देखो इतना ही बोला है ना कि ए का हर एक बी में होना चाहिए। क्या मैंने बी को चेक करने के लिए कहा, नहीं। क्या पता बी वाले भी सारे ए में हो, और ये भी तो हो सकता है कि बी वाले सारे ए में ना हो। अब जैसे देखो, मैंने नीचे जान के दोनों एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 1 2 3 एंड सेकेंड एग्जाम्पल सॉरी बी हमने लिया इसमें 1 2 3 4 5। उससे पूछा कि क्या ए बी का सबसेट है, मैंने कहा हाँ जी। कहते कैसे, मैंने कहा क्योंकि देखो ए का हर एक एलिमेंट बी में है, 1 है हाँ जी, 2 है हाँ जी, 3 है हाँ जी। बी का तो चेक करने के लिए कहा ही नहीं था, तो ए बी का सबसेट हो गया। सेकेंड वाले में देखो, फिर मुझसे पूछा ए बी का सबसेट है, मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ए भी है बी भी है सी भी है। तो आपने दोनों एग्जाम्पल में देखा, इस वाले में बी बड़ा है और इस वाले में बी बराबर है। तो इसका मतलब जब हम किसी को सबसेट कह रहे हैं, जो हम अपने सेट को सबसेट कह रहे हैं, तो हमारे वाला सेट जो है छोटा भी हो सकता है और हमारे वाला सेट उस सेट के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए ये वाला सिंबल दिया जाता है, भाई छोटा होगा तो ये काम कर जाएगा, बराबर होगा तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। अब नाम से क्लियर है, बिल्कुल प्रॉपर छोटा ही होना चाहिए, बिल्कुल छोटा ही होना चाहिए हमारे वाला, यानी कि अब इक्वल होने के कोई चांस नहीं है उन दोनों के बीच में, हमारे वाले सेट को छोटा ही होना पड़ेगा। इसका मतलब जो दूसरे वाला सेट है उसे बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर एक ना एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना पड़ेगा। तो डेफिनेशन को रीड करते हैं। कहते हैं ए और बी जो है 2 सेट हैं, ठीक है। ए को आपने अगर क्या बोलना है, प्रॉपर सबसेट किसका, बी का, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अब देखो यहाँ तक ही थी ना पिछली सबसेट की डेफिनेशन, इसके आगे कुछ नहीं था, तो इसका मतलब बी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी किसी भी चीज़ की। लेकिन अब बी पर भी कोई ना कोई कंडीशन है। कहते हैं बट एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन बी, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो कि ए में ना हो, यानी कि बी के पास चाहे एक फालतू हो जाए एलिमेंट, पर होना ज़रूर चाहिए। यानी कि बी ए से बड़ा तो होना चाहिए, चाहे एक एलिमेंट से बड़ा हो, चाहे 2 से बड़ा हो, चाहे 3 से बड़ा हो, जितने से मर्जी बड़ा हो। लेकिन ए को अगर मुझे सब प्रॉपर सबसेट कहना है तो बी उससे थोड़ा बड़ा ज़रूर, और थोड़ा बड़ा मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि देखो, मुझसे पूछा क्या भाई ए बी का सबसेट है, मैंने कहा हाँ जी। प्रॉपर सबसेट है, हाँ जी, क्योंकि 1 भी है 2 भी है 3 भी है। अब
प्रॉपर पूछा है ना, तो बी में देखो कोई है ऐसा एलिमेंट जो कि ए में ना हो। हाँ जी, वो कौन है? 4 है, जो कि बी के पास है पर ए के पास नहीं है। तो ए के तो सारे थे ना। हाँ जी, 1 था, 2 था, 3 था, बट 4 एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। दैट मीन्स आवर डेफिनेशन इज क्लियर कि हमारा जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। इन द सेकेंड, अब मैंने पूछा, अब पूछा भाई ए बी का है, पहले मैं चेक करने गई, 2 है, कहता हाँ 2, 3 है, हाँ 4 है, हाँ। क्या बी में कोई ऐसा है जो ए में ना हो? भाई मिला ही नहीं, नहीं है, तो इसका मतलब ए फिर बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। हाँ, लेकिन ए बी का सबसेट जरूर है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी बाउंडेड अबव सेट। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी सी है। अगर इसको एक बार ध्यान से समझ लो तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो जाए तो फिर मज़ा आता है डेफिनेशंस को करने का। जब इनसे रिलेटेड कभी हम थ्योरम्स करते हैं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर अच्छे से होता है। चलो करते हैं। बाउंडेड अबव सेट। अब वैसे ना इसके नाम से देखो, देखो बाउंडेड, बाउंड मतलब बाउंड हो जाना, अबव मतलब ऊपर वाली साइड से, सेट मतलब एक सेट ऊपर वाली साइड से बाउंड हो गया। ध्यान से अब पढ़ते हैं ये है क्या। कहते हैं एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? रियल्स का। मतलब कि जैसे आर हमारे रियल नंबर होते हैं ना, ठीक है, और रियल नंबर का हमने कोई सबसेट ले लिया एस। भाई एस में अब कितने रियल हैं, कौन से हमें नहीं पता, बट उसका सबसेट है। ठीक है, ठीक है। कहते हैं एस को मुझे क्या कहना है? मुझे एस को कहना है कि वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, कहते कब कहेंगे? अगर हमारे पास कोई रियल नंबर एग्जिस्ट हो जाए। कौन? K1। K1 इज जस्ट अ नोटेशन। ठीक है, कि हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए सच दैट कि x लेस देन इक्वल टू K1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। इस बॉक्स को ना बहुत ध्यान से समझना है, सारा कुछ इसी में छिपा हुआ है। उसने बोला x लेस देन इक्वल टू K1। K1 ऐसा मिलना चाहिए, K1 को ऐसा ढूंढना है, ऐसा K1 आपको लेके आना है या ढूंढना है कि x जो कहाँ से आ रही है? S से, यानी कि S का हर एक एलिमेंट, क्योंकि क्या लिखा है उसने? फोर ऑल मतलब S का हर एक एलिमेंट जब अपने आप को K1 से चेक करेगा तो S का हर एक एलिमेंट K1 से या तो छोटा होगा चाहे K1 के इक्वल हो जाए। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि हमारे S के लिए हर एक एलिमेंट K1 से या तो छोटा हो या K1 के इक्वल हो, लेकिन K1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि K1 एक तरफ से उसके लिए ऊपर वाली साइड से क्या आ गई? बाउंडेशन आ गई। यानी कि मान लो ये मेरा सेट S है और यहाँ पर एक K1 अड़ गया। ठीक है, अड़ गया। अब वो हमारे वाले जो एलिमेंट है ना इधर ही घूम रहे हैं, उस साइड नहीं जा रहे। समझ गए ना? क्योंकि ये K1 अड़ा हुआ है तो हमारे वाले एलिमेंट चाहे K1 के बराबर हो जाए लेकिन K1 से बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखो मैंने नीचे नंबर लाइन पर भी शो किया है, ध्यान से देखना। ये नंबर लाइन है, ठीक है, और ये मान लो मेरा यहाँ से सारा, ये मान लो मेरा कौन था? एस सेट। तो एस के अंदर बड़े सारे एलिमेंट हैं। ये तो मैंने जैसे 3-4 प्लॉट करके दिखा दिए हैं, बट इनफाइनाइट है ना, क्योंकि चलते ही रहते हैं। ठीक है, और हमारे पास वो तो डिपेंड करता है कि सेट क्या है। फाइनाइट सेट भी दे सकता है और इनफाइनाइट भी दे सकता है। अब मैंने आपको जैसे 3-4 एलिमेंट जस्ट डॉट बना के दिखा दिया। ठीक है, तो कहते हैं आपको यहाँ पर हम एक बाउंड्री दे रहे हैं, जस्ट फिगर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री दे दी K1। तो मैंने देखा मेरा ये वाला एलिमेंट भी इस वाले K1 से छोटा है, ये एलिमेंट भी 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 छोटा है। कहने का मतलब एक दीवार सी खड़ी हो गई है यहाँ पर कि मेरे एलिमेंट सारे जो हैं इस वाली वॉल से आगे नहीं जा सकते। सारे मेरे एलिमेंट इनसे छोटे हैं या फिर हाँ इसी के ऊपर ही हैं, या फिर यही हैं, या फिर इससे छोटे हैं लेकिन इससे बड़े नहीं हैं। क्लियर होगी? तो फिर इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? अपर बाउंड। किसका अपर बाउंड बोलेंगे? हमारे सेट एस का। कि हमारे सेट के लिए ये एक दीवार सी खड़ी हो गई है कि हमारा सेट ऊपर वाली जगह से बाउंड हो गया है, हमारे एलिमेंट आगे नहीं है। क्लियर होगी ये चीज? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अपर बाउंड।
अच्छा, अब अपर बाउंड तो हो गया, पर एक बात बताओ, अगर ये दीवार अपर बाउंड है, ठीक है, इसके बाद के तो जो भी एलिमेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट मान लो आता जाएगा, जो भी मर्जी हमने एलिमेंट ले लिए, ठीक है, फिर एक और एलिमेंट, ऐसे मतलब जितने भी आएंगे ये सारे भी तो एक तरफ से इनसे बड़े हैं। ये वाला चाहे मैं ब्लैक वाली लूँ वॉल, ग्रीन वाली लूँ, रेड वाली लूँ, ऑरेंज वाली, येलो वाली, भाई हमने जैसे पहले पेंसिल को बनाया, तो अगर ये एक बार एक दीवार खड़ी हो गई है, ये अगर अपर बाउंड है, तो ये भी तो सारे क्या हैं, अपर बाउंड से तो है। यानी कि एक बार एक अपर बाउंड मिल जाए तो उसके बाद वाले भी सारे क्या कहलाते हैं, अपर बाउंड्स कहलाते हैं। तो एक तरफ से अगर जब मुझे केवल अपर बाउंड मिल गया, तो उसके बाद वाले जो सारे एलिमेंट हैं वो भी हमारे वाले सेट के लिए क्या है, अपर बाउंड। तो देखो मैंने नीचे एक रिमार्क भी लिखा है कि अगर एक सेट हमारा अपर बाउंड रखता है क्या, K1, तो फिर उस K1 के बाद जितने भी रियल नंबर्स होंगे, जितने भी, ठीक है, ये तो जस्ट मैंने एक नोटेशन बनाई, क्योंकि पॉइंट में रैशनल इरेशनल जितने भी बाद में रियल होंगे वो सारे भी आपके क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। किसके अपर बाउंड्स होंगे, हमारे सेट के अपर बाउंड कहलाएंगे। क्लियर होगी ये चीज़। तो एक बात बताना, मैंने वो जो ऊपर फिगर बना रखी थी, अकॉर्डिंग टू अवर दिस फिगर, अवर K2 इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एस, K3 इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एस, इसी तरह से K4, K5, K6 अप टू सो ऑन। तो हमने यही लिख रखा है कि K2, K3, K4, K5, K6 अप टू आर ऑल्सो अपर बाउंड्स ऑफ द सेट। अब जैसे कि मैंने देखो एक एग्जाम्पल लिया, मैंने अपने सेट को कहा कि भाई आपके अंदर ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ओके। कहता है कि चलो आप बताओ कि आप ये सेट की हमारा अपर बाउंड है या नहीं है। मैंने कहा चलो चेक करते हैं। हमने चेक किया, मैं गई 1 के पास मैंने देखा भाई मेरा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कौन सा एलिमेंट ढूंढूं कि भाई सारे ना उससे या तो छोटे हो जाए या उसके इक्वल हो जाए। भाई मुझे साफ दिख रहा है, नहीं देखो अब देखा जाए तो 1 2 से भी छोटा है, 1 3 से भी छोटा है, 1 4 से भी छोटा है, 2 किससे छोटा है भाई, 3 से छोटा है, 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, पर फिर 2 1 से तो नहीं है ना, तो 1 तो लाइन से ही बाहर हो गया। इसी तरह से 3 कहता है फिर मैं भी 2 से छोटा नहीं हूँ, मैं तो 4 और 5 से हूँ, फिर 2 को भी लाइन से बाहर कर दिया। फिर 4 कहता है भाई मैं भी 3 से छोटा नहीं हूँ, फिर 3 भी लाइन से बाहर हो गया अपर बाउंड बनने की। फिर 4 कहता है भाई मैं 4, फिर 5 कहता है मैं भी 4 से छोटा नहीं हूँ, फिर 4 भी अपर बाउंड की लिस्ट से बाहर हो गया। 5 कहता है कि भाई देखो मैं चाहे अपने से छोटा नहीं हूँ लेकिन अपने के इक्वल तो हूँ, और आपकी कंडीशन यही कहती थी ना कि भाई हर एलिमेंट को चेक करो, या तो वो किसी एलिमेंट से छोटे हों भाई सबकी, या फिर उसके इक्वल हों। तो 1 भी कहता है भाई हाँ भाई मैं तो 5 से छोटा हूँ, 2 भी कहता है मैं 5 से छोटा हूँ, 3 भी कहता है मैं 5 से छोटा हूँ, 4 भी कहता है मैं 5 से छोटा हूँ, 5 कहता है देखो मैं छोटा तो नहीं हूँ पर इक्वल तो हूँ। और आपकी कंडीशन यही तो कहती है कि भाई सेट का हर एक एलिमेंट कोई पर्टिकुलर एलिमेंट से चाहे तो छोटा हो जाए चाहे इक्वल हो जाए, है ना, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बताओ हमें मिला या नहीं मिला, मिल गया। हमारे सारे एलिमेंट 5 से या तो छोटे हैं, 5 का इक्वल है, तो इसका मतलब 5 हमारा क्या कहला दिया, अपर बाउंड। ऐसे हमारा कैसा सेट हो गया, बाउंडेड। एक तरह से सिंपल वर्ड्स में कह दिया भाई जिसको ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन मिल गई है ना, बाउंड लग गया जिसके, वो एक तरह से बाउंडेड सेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखा जाए तो अब 5 के बाद जितने भी रियल्स हैं जो मर्जी, वो सारे के सारे कौन है, अपर बाउंड है। चाहे मैं फिर 5.1 की बात करूँ, चाहे मैं 5.01 की बात करूँ, चाहे मैं 6 की बात करूँ, 7 की करूँ, 8 की करूँ, 9 की करूँ, 10 की करूँ, ये सारे के सारे ही हमारे अपर बाउंड है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी, आपको मैं दिखाती हूँ, देखो उसी के आगे मैंने कंटिन्यू कर रखा है कि अदर अपर बाउंड्स आर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। जैसे सेट में कोई डेसिमल वाला नहीं था तो मैंने भी यहाँ पर सिंपल वाले लिख दिया, अदरवाइज लेकिन उसे बोला था 5 से बड़े जितने भी रियल्स होंगे तो कुछ भी ले सकते हो। चलो 5 तो अपर बाउंड हो गया, और आपने देखा था कि 5 तो हमारे सेट में भी था, लेकिन जो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी आगे एलिमेंट है, चाहे मैं 6.5 लूँ, चाहे मैं 5.01 लूँ, चाहे मैं 5.5 लूँ, ये सारे अपर बाउंड्स हैं। लेकिन
लेकिन ये सेट को बिलोंग नहीं करते। तो एक नोट बन गया कि एक सेट का जो अपर बाउंड होता है मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, वो सेट में हो भी सकता है और वो सेट में नहीं भी हो सकता। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपर बाउंड सेट में होना चाहिए, सेट में हो भी सकता है और सेट में नहीं भी हो सकता। ध्यान से इस नोट को, अपर बाउंड ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। ओके, चल नेक्स्ट डेफिनेशन आई अनबाउंडेड अबव सेट। अब ऐसे इसके नाम पर जाओ, अनबाउंडेड जो बाउंडेड ना हो, अबव ऊपर वाली साइड से, मतलब ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन ना हो। मीनिंग क्लियर करो कि ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सेट। चलो फटाफट से करें भाई। कहते हैं एस जो है हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ओके। कहते हैं रियल्स का है, चलो ठीक है। कहते हैं एस को आप क्या कहने हो, मैंने कहा अनबाउंडेड चेक करने आया है। कहते हैं फिर आप तभी चेक कर पाओगे कि आप ना ऐसा रियल नंबर ढूंढ ही नहीं पाओगे कि भाई आपके सेट के जो सारे एलिमेंट हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, कि वो के से या तो छोटे हो जाएं या इक्वल हो जाएं, ऐसा आप नहीं ढूंढ पाओगे। वी कांट फाइंड एनी रियल नंबर के, हम ऐसा के नहीं ढूंढ पा रहे हैं। भाई कोशिश कर रहे हैं हर एलिमेंट को चेक करने की, भाई तू इससे छोटा है, तू इससे छोटा है, क्योंकि सेम नंबर से छोटा चेक करना है। भाई हम ऐसा ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, और ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं इसका मतलब हमें ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन नहीं मिल रही है। भाई जिसको कहने लगते हैं छोटा है उसके ऊपर फिर कोई बड़ा दिख जाता है, जिसको कहने लगते हैं छोटा फिर कोई बड़ा दिख जाता है। इसका मतलब हम ऐसा कि नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि हमारे सेट के सारे एलिमेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे छोटे हो जाएं, नहीं ढूंढ पा रहे। तो अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो इसका मतलब आप ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन नहीं मिल रही है, तो दैट मीन्स दिस सेट इज ऑफ अ अनबाउंडेड अबव सेट। फॉर एग्जाम्पल, ये 5 एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देख के बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अप टू। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है भाई जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे रह रहे हो? आपको 1000 के बाद फिर एक और नंबर उससे बड़ा है। ऐसे तो फिर मान लो आप कहो कि 100 के बाद 101 बड़ा है, 101 कहते तो 102 है, क्योंकि गिनती तो खत्म ही नहीं हो रही। आप कहोगे लाख, तो उससे ऊपर वाला भी नंबर है, करोड़ उससे ऊपर वाला भी नंबर है। क्यों? क्योंकि गिनती कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो मैं ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन ढूंढ ही नहीं पा रही। मैं जिसको कहने लगती छोटा है वो उससे अगला एक और ऐड कर देते हैं, कहते हैं भाई देखो मैं बड़ा हूँ। तो इसका मतलब ये सेट भी हमारा अनबाउंडेड अबव है। इसके पास गई मैं, कहता है इधर का तो छोड़ो, पहले आप इधर से आओ, 0 1 2 3। आपको भी तो कोई बाउंडेशन नहीं मिल रही ऊपर वाली साइड से। क्यों? क्योंकि आपके एलिमेंट तो यहाँ से बढ़ते ही जा रहे भाई मैं तो इस पे बाउंडेशन नहीं लगा पा रही, मैं कहीं पर रोक ही नहीं पा रही कि गिनती खत्म हो जाए। नहीं, तो ये भी कैसा हो गया, अनबाउंडेड सेट। कहता है अच्छा ये बताओ 2 से इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी आज तक नहीं पता चला कि क्या चीज़ है, कोई नंबर है ही नहीं स्पेसिफिक, यानी कि इसका मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि 2 से रियल नंबर स्टार्ट होने चले हैं। क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये खुद तो नहीं मिलते पर बीच के मिलते हैं। 2 से स्टार्ट होने लगे पर 2 नहीं मिला, 2 से रियल नंबर चलता ही जा रहा है। अगर मैं इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये नंबर लाइन चलती जा रही है। तो 2 तो नहीं मिला, 2 तो खाली डोर और सर्कल बना दी, ये सारा का सारा, यानी कि ये तो चलता ही जा रहा है। रियल नंबर तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, चलता ही जा रहा है। कोई मैं बाउंडेशन ढूंढ ही नहीं पा रही कि कहाँ पर रोकना है। तो ये सेट भी कैसा हो गया आपका अनबाउंडेड अबव। इसको भी ऊपर वाली साइड से कोई बाउंडेशन नहीं मिल रही, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक जाना है, चलते जा रहे हैं। इसको देखा कि जब इसको अनबाउंडेड चेक करने आए, कहते हैं -1, फिर -1 के बाद कौन है ये, माइनस का 1/2, मतलब माइनस का 0.5। तो देखा आपने नंबर, आपको ये पता है ना नेगेटिव नंबर में हम क्या बोलते हैं भाई, डिजिट के आगे जब नेगेटिव नंबर लगता है तो वो डिजिट जितनी बड़ी होती जाती है उतना ही नंबर छोटा माना जाता है, और जितनी डिजिट छोटी होती जाएगी उतना ही नंबर बड़ा माना जाता है। तो आप देखना -1, फिर डिजिट और छोटी हुई और उसके आगे माइनस लगा, नंबर और बड़ा हो गया, फिर नंबर और बड़ा हो गया, फिर नंबर और बड़ा हो गया, नंबर और बड़ा हो गया, बढ़ते ही जा रहे। इसका मतलब हमारे पास ये भी कैसा है, अनबाउंडेड अबव सेट। अब देखो नीचे मैंने कुछ कलेक्शन करी है बाउंडेड अबव की और अनबाउंडेड अबव की। भाई ये कहते हैं बाउंडेड अबव है, मैंने कहा देखते हैं, चेक करते हैं। 1 से 1/2,
अब ये 1/2 छोटा हुआ है, आप देखो इन दोनों एग्जाम्पल को देखो, यहाँ नेगेटिव थी क्योंकि देखो मुझे इतना तो पता है कि 1 से नंबर छोटा हुआ, नंबर छोटा हुआ, नंबर छोटा हुआ, छोटा हुआ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था भाई, डिजिट के साथ डिजिट जरूर छोटी हो रही थी लेकिन नेगेटिव लगने की वजह से वो नंबर बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, इसलिए उसको ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 1 है, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, क्योंकि 1/2 0.5, 1/3 कितना हो जाएगा 0.3 समथिंग, इसी तरह से फिर इसको चेक करोगे तो 0.2 समथिंग। तो आप देखोगे नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता चल गया हमारा हर एक एलिमेंट, इस सेट का हर एक एलिमेंट 1 से या तो छोटा है या फिर 1 के इक्वल है, क्योंकि 1 खुद भी है तो इसका मतलब 1 इसका अपर बाउंड हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो -∞ से 2, अब -∞ से 2 का क्या मतलब है कि भाई हर एलिमेंट 2 से या तो छोटा है, हर एलिमेंट 2 से क्या हो गया, छोटा हो गया ना, क्योंकि ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन मिल गई कि 2 से आगे नहीं जाना। जब आप इसको नंबर लाइन पर बनाओगे तो नंबर लाइन पर कैसे बनाओगे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और -1 है, -2 है, -3 है, तो ये होलो डॉट लगी और ये सारे नंबर हैं। तो आपने देखा ये 2 इसके लिए दीवार खड़ी हो गई है कि कोई भी एलिमेंट 2 को पार करके इधर नहीं जा सकता, और इधर नहीं जा सकता क्योंकि राइट साइड पर नहीं जा सकता, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट 2 को पार करके और बड़ा नहीं होगा, सारे ही एलिमेंट क्या हैं 2 से क्या है छोटे हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 के अपर बाउंड, और मैंने आपको स्पेशल बोला था ऊपर रिमार्क में कि अपर बाउंड सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 2 सेट में नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब यही है कि भाई अपर बाउंड सेट में चाहे ना हो लेकिन दीवार तो खड़ी हो गई है ना, यस, तो इसका मतलब ये सेट भी कैसे है, बाउंडेड अबव। इसी तरह से ये भी बाउंडेड अबव है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अनबाउंडेड की ये कलेक्शन होगी, नेचुरल नंबर भी अनबाउंडेड है, रैशनल भी, रैशनल भी, क्योंकि बाउंडेशन ही नहीं मिल रही, इसको बाउंडेशन 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 नहीं मिल रही, तो ये आ गया। ऊपर वाली साइड से अगर इन्फिनिटी दिख जाए वैसे बाउंडेशन नहीं मिलेगी, है ना। चलो अब देखो, अब हमारा नाम से क्लियर है, बाउंडेड बिलो सेट। अब जैसे अबव के लिए वर्क किया था, अबव ऊपर वाले के लिए काम कर रहा था, बिलो नीचे वाले के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाउंडेड बिलो सेट, अब हमारे तो हमें नाम से क्लियर है भाई, एक ऐसा सेट जिसको नीचे वाली साइड से, अब एक तरह से लेफ्ट वाली साइड से बाउंडेशन मिल जाए। अब हमें ऐसा चाहिए कि अब इधर से कोई दीवार पार करके ना जाए, है ना भाई, यहाँ से कोई वॉल पार करके ना जाए, यानी कि हमारे एलिमेंट और छोटे ना हो, बड़े होते रहें, बेशक होते रहें, लेकिन अब कोई इस वाली दीवार से इधर नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड पर एलिमेंट छोटा हुआ जाता है और राइट साइड पर एलिमेंट बढ़ता जाता है। तो बस अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे डेफिनेशन में कि भाई एस जो है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, रियल्स का, और एस को हमने बाउंडेड बिलो कहना है। कब कहेंगे, जब हम ऐसा एक K1 ढूंढ लेंगे कि हमारे सेट के सारे एलिमेंट, लिखा हुआ ना फॉर ऑल एलिमेंट, कि हमारे सेट का हर एक एलिमेंट K1 से बड़ा होगा या K1 के इक्वल होगा, यानी कि हमारा जो सारा सेट है एक्स है ना, एक्स से जो हमने रिप्रेजेंट किया वो ये आ गया। तो हमारे वाला जो सेट है एस, उसके जो सारे एलिमेंट है वो या तो क्या है K1 से बड़े हैं और या फिर K1 के ही क्या है बराबर। तो हमारे देखो लेफ्ट साइड पर दीवार खड़ी हो गई है ना, कि हमारे जो एलिमेंट है वो सारे ये हैं, वो इस दीवार को पार करके इस साइड नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे एलिमेंट सारे इसी साइड हैं, यानी कि हमारे एलिमेंट इस K1 से क्या हैं, या तो बड़े हैं या फिर K1 के ऊपर ही हैं, यानी कि या फिर K1 ही है क्या, कि या फिर K1 से बड़े हैं। लिखा हुआ ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू K1। तो ये जो K1 होगा, ये जो दीवार खड़ी हुई है, पहली बार जो दीवार खड़ी हुई है जिसने इसको रोका है, वो हमारा क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। क्यों, क्योंकि इस दीवार के बाद जितनी भी आप बनाओगे वो सारे भी लोअर बाउंड्स होंगे, लेकिन पहली बार कौन मिला, पहली बार तो हमें ये मिला है ना। चलो तो आगे हमने यही लिखा, नॉट ऑल अदर रियल नंबर लेस देन K1, जो K1 से छोटे होंगे यस वो भी क्या होंगे, हमारे लोअर बाउंड्स होंगे। बिल्कुल, हम वो पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये देखो, अगर हम अपने यहाँ पर सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें और पहली बार हमें अगर K1 मिला है तो K1 के बाद भी जो एलिमेंट छोटे, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ना नंबर छोटा होता रहता है, तो इसका मतलब ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड्स। फिर उसके बाद हमारा एस जो सेट है 1 2 3 4 5, हमने लिया कि 1 भी हमारा ग्रेटर देन 1 है, 2 भी हमारा ग्रेटर देन 1 है, 3 भी,
4b 5b। तो एक तरह से देखा जाए तो 1 ने यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी। यहाँ पर एलिमेंट क्या था 1, फिर क्या था 2, फिर क्या था 3, फिर क्या था 4, फिर क्या था 5। ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो 1 तो 1 के ऊपर ही हो गया, 2 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है। तो दीवार खड़ी होगी, किससे खड़ी करी है 1 ने, तो 1 क्या हो गया लोअर बाउंड। लेकिन देखा जाए तो 1 से जब छोटे होंगे नंबर, 0 होगा, -1 होगा, -2, ये भी अगर दीवारें खड़ी करें तो ये भी क्या है लोअर बाउंड्स हैं। लोअर बाउंड ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनबाउंडेड बिलो सेट। अब आप समझ ही गए होंगे भाई, जिसको नीचे वाली यानी कि इधर वाली साइड से दीवार ना मिले, यानी कि बाउंडेशन नीचे वाली साइड से ना मिले, यानी कि हम ऐसा कि नहीं ढूंढ पा रहे होंगे कि जो कि हमारे हमारा सेट का हर एक एलिमेंट के उससे बड़ा हो जाए, हम ऐसा नहीं सर्च कर पा रहे होंगे। तो लिखा हुआ ना एस हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल का, एस को हम अनबाउंडेड बिलो कहेंगे, मतलब नीचे वाली साइड से अनबाउंडेड है, बाउंडेशन नहीं है। इफ़ यू कांट फाइंड अ रियल नंबर के फॉर विच कि एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन के हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई देखो -1 -2 -3 -4। आपको मैंने कहा था ना डिजिट के साथ नेगेटिव जब लगता है और डिजिट बड़ी हो और नेगेटिव जब लग जाए, बड़ी डिजिट के साथ नेगेटिव जैसे ही लगता जाएगा नंबर छोटे होते जाएंगे। तो आपने देखा नंबर छोटे होते जा रहे हैं, है ना। तो जब नंबर छोटे होते जा रहे हैं तो आप जब इसे नंबर लाइन पर बनाओगे, या 0 या -1 या -2 या -3 या -4 या अब ये देखो नंबर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कम। तो क्या आप इस वाली साइड से दीवार खड़ी कर पाओगे कि एलिमेंट और उधर ना जाए? बिल्कुल नहीं। जो एलिमेंट कम होते जा रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ बाउंडेड बिलो सेट, दिस इज अ अनबाउंडेड बिलो सेट, है ना। नॉट बाउंडेड बिलो सेट का मतलब यही तो हुआ कि अनबाउंडेड बिलो सेट। इसी तरह से -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी मतलब कि ये तो चलता ही जा रहा है, इधर से भी चलता जा रहा है, इधर से मतलब इधर से भी दीवार नहीं मिल रही है, इधर से भी दीवार नहीं मिल रही है। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल्स भाई नहीं है। फिर -∞ 3, इसका क्या मतलब है? मान लो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे। अब ये जो -3 है, ध्यान से देखना, ये जो -3 है ये यूं जा रहे हैं, ये ऐसे, मतलब लेफ्ट साइड और बढ़ते हैं, यानी कि नंबर कम होते जा रहे हैं। भाई हम तो दीवार नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बस ये हमारा क्या हो गया अनबाउंडेड बिलो। अब हमारी सबसे प्यारी डेफिनेशन आ रही है बाउंडेड सेट। भाई बाउंडेड, अब देखो ना तो बाउंडेड अब बोला ना बाउंडेड बिलो बोला, ऐसे बोला कि हमारा सेट बाउंडेड हो, मतलब हमें दोनों तरफ से दीवारें खड़ी मिले, है ना। कि मतलब ऐसे हमारा सेट इन दोनों के बीच में पड़ा रहे, ऐसे बिल्कुल, मतलब इधर से भी हमारे एलिमेंट टाप के ना जाएं और इधर से भी एलिमेंट हमारे टाप के ना जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक K1 और K2 ढूंढना पड़ेगा कि हमारे एलिमेंट, मान लो इसका नाम इन्होंने K1 रखा है ब्लैक वाले का और ऑरेंज वाले का नाम K2 रखा है, तो क्या कहेगा हमारे सेट का हर एक एलिमेंट भाई ब्लैक वाले से तो क्या होना चाहिए बड़े, चाहे ब्लैक वाले के इक्वल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑरेंज वाले से क्या होने चाहिए छोटे, चाहे ऑरेंज वाले के इक्वल हो जाए। यानी कि हमारा सेट का जो हर एक एलिमेंट है, यानी कि ये हमारे सेट के जो हर एक एलिमेंट है उसके लिए हमें K1 और K2 मिलना चाहिए, यानी कि एक नीचे एक यानी कि एक लेफ्ट साइड पर दीवार मिलनी चाहिए और एक राइट साइड पर दीवार मिलनी चाहिए कि हमारे एलिमेंट जो लेफ्ट वाली से तो क्या हों बड़े हों या इक्वल और राइट वाले से छोटे और इक्वल हो। कहने का मतलब हमारी दोनों तरफ से बाउंडेशन होनी चाहिए कि हमारा K1 और K2 ऐसा मिलना चाहिए, रियल नंबर मिलना चाहिए कि हमारा x K1 से बड़ा और उसके इक्वल और K2 से छोटा और उसके इक्वल हो। तो जो K1 होगा जो लेफ्ट साइड से मिला है वो हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया लोअर बाउंड, और जो हमारा ये होगा ये हमारा क्या हो जाएगा अपर बाउंड। बस हमने फिगर ड्रॉ कर ली। अब आपको पता है ना भाई, एक अपर बाउंड मिल गया तो इधर के सारे अपर बाउंड है, एक लोअर बाउंड मिल गया तो इधर के सारे लोअर बाउंड्स हैं। तो इसका ही फटाफट से एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि हमने ये लिया 1 2 3 4 5। भाई देखो 1 से छोटे नहीं होने वाले, 5 से बड़े नहीं होने वाले, तो बस 1 और 5 ने ऐसे दीवार खड़ी कर दी कि एलिमेंट जो है 1 और 5 के बीच में रहेंगे, 1 से छोटे नहीं होंगे 5 से बड़े नहीं होंगे। तो दैट मीन्स कि ये हमारा जो 1 है वो लोअर बाउंड है, 5 है अपर बाउंड है। इसको देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल को, 5 से 10 के बीच में
तो भाई हमारे रियल नंबर 5 और 10 के बीच में तो घूमेंगे। 5 से छोटे नहीं होने वाले, 10 से बड़े नहीं होने वाले। तो 5 इज़ अ लोअर बाउंड, 10 इज़ अ अपर बाउंड। जैसे कि यहाँ पर नोट भी लिखा है, हर फाइनाइट सेट बाउंडेड होता है भाई, बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई छोटा और एक बड़ा एलिमेंट दिख रहा होगा। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि ए से शुरू हुआ और बी पे ख़त्म हुआ, बीच में जो कुछ भी है, तो एक तरह से ए से शुरू हुआ, बी से ख़त्म हुआ, तो ए क्या हो जाएगा इसके लिए लोअर बाउंड और बी क्या हो जाएगा अपर बाउंड। लेकिन और जब आप ओपन लोगे तो भी देखो शुरू तो ए से हुआ और बी से ख़त्म है, चाहे ए और बी नहीं मिले पर दीवारें तो खड़ी होगी ना ए और बी पर, तो ये भी क्या हो गया बाउंडेड सेट। एवरी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज अ बाउंडेड। अगर कोई बाउंडेड सेट का सबसेट लेते हैं तो वो भी क्या होता है बाउंडेड। उसके बाद देखो भाई क्या कहते हैं अनबाउंडेड सेट। भाई सीधी सी बात है, अनबाउंडेड सेट में देखो, अनबाउंडेड सेट ना थोड़ा ध्यान से देखना, जो बाउंडेड ना हो उसे हम क्या बोलेंगे अनबाउंडेड। देखो बाउंडेड कहता था कि उसको दोनों तरफ से बाउंडेशन मिलनी चाहिए। एक बात बताओ, उसने क्या वर्ड बोला है कि जो बाउंडेड ना हो। अब बाउंडेड कौन नहीं होगा भाई, जिसको किसी एक जगह से भी दीवार नहीं मिलेगी, बाउंडेशन नहीं मिलेगी। तो ऐसा आप नहीं कहना कि भाई दोनों तरफ से बाउंडेशन ना, क्या पता एक साइड से भी बाउंडेशन नहीं मिली ना तो भी अनबाउंडेड कहलाया जाएगा। मतलब मेरा मतलब समझ रही हो कि आप अनबाउंडेड सेट में कहीं सोचो, आप ये कहो कि भाई लोअर से भी नहीं मिलनी चाहिए, अपर से भी नहीं मिलनी चाहिए, दोनों से नहीं मिलनी चाहिए। भाई एक ने भी मना कर दी ना, अगर लोअर वाले ने भी मना कर दी और अपर वाले ने भी मना कर दी तो भी एक भी मना कर देता है, चाहे एक मना करे, चाहे लेफ्ट वाला मना करे, चाहे राइट वाला मना करे, चाहे दोनों मना करे, तीनों ही केस में वो अनबाउंडेड सेट होगा क्योंकि उसको बाउंडेशन नहीं मिल रही है। देखो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारा, कौन सा है एस है, वो रियल नंबर का है, इसे हम क्या बोलेंगे अनबाउंडेड सेट। इफ आइदर एस इज अनबाउंडेड अबव, चाहे तो वो अनबाउंडेड अबव हो जाए, चाहे वो अनबाउंडेड बिलो हो जाए, चाहे फिर वो अनबाउंडेड बिलो एंड अबव दोनों हो जाए। देखो जैसे कि एन नेचुरल नंबर है, अब ये देखा जाए लोअर बाउंड तो मिल रहा है 1 तो मिल रहा है, यानी कि इस साइड से तो दीवार मिल रही है 1, यानी कि ये बाउंडेड बिलो तो है पर ये अनबाउंडेड अबव नहीं है। तो मैंने कहा था ना अगर एक साइड से भी ना मिले तो भी अनबाउंडेड कहना है इसको, तो दोनों तरफ से ही नहीं मिल रही, ना इधर से बता पा रहा है ना इधर से, ना तो लोअर बाउंड बता पा रहा है ना ही अपर बाउंड बता पा रहा है, तो भी अनबाउंडेड है। ये लोअर बाउंड तो बता रहा है कि 2 से इधर नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर वाली साइड से इसको नहीं मिल रही वॉल, क्योंकि बाउंडेड तो ये कहते हैं दोनों तरफ से वॉल मिलनी चाहिए। अनबाउंडेड कहता है भाई एक भी मना कर देता है ना लोअर बाउंड और अपर बाउंड में से, चाहे दोनों मना कर दे चाहे कोई एक मना कर दे, चाहे लोअर वाला मना करे चाहे अपर वाला मना करे, चाहे दोनों मना कर दे, तो भी क्या हो जाएगा अनबाउंडेड सेट। तो ये भी अनबाउंडेड, ये भी अनबाउंडेड, ये भी अनबाउंडेड, ये भी अनबाउंडेड और ये भी अनबाउंडेड। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। देन हम आगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।